खुशहाल जिंदगी की इस उड़ान के दौरान, खुशहाल जिंदगी की इस उड़ान के दौरान हम भूलते हैं कि इस आसमान के नीचे एक ज़मीं भी है। उस ज़मीं के राह से चलते हुए हर अंग से होता है मिट्टी का एहसास। पहचानते हैं हम अपने अंग को, जिस अंग से मिट्टी पे खड़े होते हैं। लेबर लॉ विचित्र तरह का है हम लोग के देश में। स्पेसिफिक लेबर लॉ बोल के कोई लेबर लॉ नहीं है, बहुत सारा कानून है, जैसे कि मिनिमम वेजेज एक्ट, पेमेंट ऑफ वेजेज एक्ट, फैक्ट्रीज एक्ट, इस तरह का है। तो जमींदारी प्रथा हमारे देश में थी स्वतंत्रता के पहले। तो उस समय आपने देखा होगा या आप जानते भी हैं इसके बारे में कि जमींदार लोग, बहुत सारा लोग अपने घर में या अपना जो उनका काम करने का ऑफिस जहाँ होता था वहाँ वो लोग लेबर रखते थे, व्यक्तियों को डेपुट रखते थे। उनको कोई मेहनताना नहीं देते थे, उनको केवल सिर्फ खाने के लिए दिया जाता था। वो सारा काम 24 आवर्स काम वो लोग उनके करते थे। तो वो प्रथा कुछ हमको ऐसा लगता है कि आज भी हमारे देश में है। ये सरकारी महकमे में भी है और बेसरकारी महकमे में भी है। सरकारी महकमे से मेरा ताल्लुक़ है, जैसे कि हम किसी को ऑफिस के लिए हम उसको डेपुट कर रखे हैं, किसी लेबर को ले रखे हैं या किसी व्यक्ति का श्रम ले रहे हैं ऑफिस के लिए, तो उससे हम घर का काम भी करवाते हैं। हम बोलते हैं कि आप को घर का काम ये करना पड़ेगा, ये काम हमारा पर्सनल काम है, ये कर दो। वो लोग करते भी हैं, उसके लिए उनको कोई पारिश्रमिक नहीं मिलता है। जमींदारी प्रथा जब उन्मूलन हुई, उसके साथ साथ समय लगा। 1976 में ये बॉन्डेड जो मजदूर हैं, बंधुआ मजदूर जिसको हम लोग बोलते हैं, जो एग्रीमेंट के तहत अलिखित भी होता है एग्रीमेंट, लिखित भी होता है, तो वो उन्मूलन हुई। लेबर एक्सप्लॉयटेशन वर्तमान समाज में ये एक अभी बहुत बड़ा मुद्दा है। इसके ना ही सिर्फ कानूनी पहलू है, बट इसके सामाजिक पहलू भी हैं। आमतौर अमूमन यह देखा जाता है कि उनको पता ही नहीं चलता, जो लेबर क्लास है, क्योंकि वो काफी नीचे तबके के होते हैं, उनको ये पता ही नहीं चलता है कि उनका किस तरह से शोषण किया जा रहा है, क्योंकि उनको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है। कोई उनको प्रॉपर गाइड नहीं करने वाले होते हैं, और जो मालिक हैं, जो उच्च वर्ग के तबके हैं, वो अपने रिसोर्स, उस लेबर रिसोर्स को अपने हिसाब से अपने काम में लाते हैं। ना ही उनका उचित वेतन मिलता है, ना ही उनके आवास की सुविधा दी जाती है, ना ही उनके स्वास्थ्य की सुविधा दी जाती है, ना ही उनके भविष्य निधि की सुविधा प्रदान की जाती है, ना ही उनके आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में, उनके बारे में कुछ सोचा जाता है। हम उनका काम में जा रहा था अलीपुरद्वार जयगांव, तो उनका गाड़ी में जा रहा था, एक्सीडेंट हो गया।
तो एक्सीडेंट होके पैर टूट गया, तो डॉक्टर के पास लेके आया, लेके थोड़ा ऑपरेशन का किया, ऑपरेशन किया, उसका खर्चा किया उनको मालिक। और उसका बाद में हम लोग को हर संडे जाना पड़ता है, उनका काम से ही जाता है। हाँ, तो उनका काम से जानता है, 500-700 रुपया देता है, उनसे नहीं होता है तो भी जाना पड़ता है, जो अपना काम के लिए सोच के जाता है। और इसका बाद में ऑपरेशन किया हुआ, अभी तो बैठा हुआ, पैसा भी मिलता नहीं है, 2,000-4,000 ऐसा करके देता है, कभी 2,000 दिया, कभी दिया नहीं है, ऐसा ही है, मांग के लेना पड़ता है। আমার হাজবেন্ড যে এখানে কাজ করে, আজকাল তো 5,000 টাকা সংসার চলে না, তো খুব অসুবিধা করে আমরা সংসার চালাই। একদিন গেলাম আমি দোকানে, ও কোনো পয়সা করি চাই দিতে পারে না, বাড়িতে কিছু করলে করতে পারি না, পয়সা করে দিতে পারে না। গেলাম দোকানে, মালিক বলছে কী জন্য আসছো, আমি তো মায়না বাড়াতে হবে। তো এক কথায় রাজি হলো, তো ঠিক আছে, অন্য কর্মচারীর সামনে বলবা না, বাড়াই দেব। চলে আসলাম বাড়িতে, পরের মাসে দেখি 1,000 টাকা বাড়াই দিছে, 6,000 টাকা দেয়। তারপর ওকে বললাম আমি, 6,000 টাকা কেন? 6,000 টাকা দিয়ে আজকাল কি সংসার চলে? একটা বাচ্চা ছেলে দোকানে ঢুকেও 8-10,000 টাকা মায়না পায়। इसका दायित्व मुख्यतः जो ये लेबर कमिश्नर हैं या जॉइंट लेबर कमिश्नर हैं, उनके ऊपर दायित्व रहता है कि वो कानून का पालन हो रहा है कि नहीं वो देखें। उनके इंस्पेक्टर भी होते हैं, वो चाहें तो वो अपना विजिट करके जो प्रतिष्ठान है उसका विजिट करके और वो उसकी रिपोर्ट तैयार करके और उसके अगेंस्ट में कंप्लेन लॉन्च करते हैं। तो हमारे देश में पर्टिकुलरली हमारे पश्चिम बंगाल में, जो कि एक नॉर्थ बंगाल एक अलग इसका क्षेत्र है, नॉर्थ बंगाल में जो भी मामले हो रहे हैं जॉइंट लेबर कमिश्नर या कमिश्नर के पास में जाते हैं, लेकिन उनके पास में जो पावर है वो एग्जीक्यूटिव पावर है उनके पास में, जुडिशियल पावर उनके पास में नहीं है। यदि वो फेल हो जाते हैं तब उनको ट्राइब्यूनल में जाना पड़ता है। जैसे कि ट्राइब्यूनल में सिविल डिस्प्यूट के लिए जो मैटर, कोई भी श्रमिक जो है वो यदि उसका वेतन नहीं मिल रहा है या उसको बोनस नहीं मिला है या उसको छुट्टी जो उसको मिलनी चाहिए थी वो छुट्टी नहीं मिली, छुट्टी के बदले में उसको जो पारिश्रमिक मिलना चाहिए वो पारिश्रमिक नहीं मिला, रिटायरमेंट करने के बाद में प्रोविडेंट फंड है या ग्रेच्युटी है, ये सब जो सुख सुविधाएं हैं जो उनको मिलना चाहिए वो नहीं मिला, तो उसके लिए कंप्लेन वो लेबर कमिश्नर में करते हैं। जॉइंट लेबर कमिश्नर के यहाँ कंप्लेन होती है और वो उसको एडजुडिकेट करते हैं, लेकिन वो माने जुडिशियल अथॉरिटी नहीं है, डिसीजन नहीं दे पाते, वो उनको केवल एक सर्टिफिकेट दे देते हैं और देने के बाद कहते हैं कि आप अपना ट्राइब्यूनल में मुकदमा डालो। लेकिन वहाँ पर भी जो पनिशमेंट जो प्रोवाइड किया गया है वो बहुत ही मामूली पनिशमेंट है। उस पनिशमेंट का असर जो होता है वो श्रमिक के ऊपर कम होता है, बल्कि प्रतिष्ठान के फायदे के लिए ज़्यादा होता है। देखो, इसके दो एस्पेक्ट हैं, ठीक है। एक तो होता है कि उन लोगों में शिक्षा का अभाव होता है, जो कि एकदम गरीब तबके से होते हैं, जो लेबर क्लास होते हैं, जो एकदम बिलो, जिसको हम लोग कहते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन या BPL जिसको भी कहते हैं, उन लोगों में शिक्षा का अभाव होता है। दे आर नॉट एजुकेटेड, वो अपने अधिकार के बारे में जागरूक नहीं है, उनको अपने अधिकार क्या क्या हैं वो पता नहीं है। जो ऑर्गेनाइज सेक्टर हैं वहाँ पे तो ठीक है, चलो एक मैकेनिज़्म है, वहाँ पे HR डिपार्टमेंट उन लोगों का होता है, या लेबर कमिश्नर हैं, असिस्टेंट लेबर कमिश्नर है, सेंट्रल और स्टेट दोनों के लिए। अगर स्टेट से रिलेटेड हैं तो वहाँ पे स्टेट लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, सेंट्रल से रिलेटेड है तो सेंट्रल लेबर कमिश्नर के पास जा सकते हैं, वहाँ पे जाके अपना ग्रीवांस रख सकते हैं। अभी तो ग्रीवांस मैकेनिज़्म भी आया हुआ है जहाँ पे कि वो अपना प्रॉब्लम को रजिस्टर्ड कर सकते हैं या उनका ग्रीवांस रिड्रेस हो सकता है। लेकिन जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो कि डेली बेसिस लेबर है, जो कि रिटेल शॉप में काम करते हैं, उनके लिए तो इस तरह का कोई प्रोविज़न ही नहीं है, कोई मैकेनिज़्म ही नहीं है। आज अगर वो अपने किसी भी सुविधा के लिए, सुख सुविधा के लिए अपना आवाज़ उठाएंगे या हमारे साथ गलत हो रहा है, जैसे सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एक ही काम के लिए समान काम समान वेतन, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसके अगेंस्ट है कि किसी के साथ भी भेदभाव ना करे। राइट टू इक्वालिटी वन ऑफ द एक सबसे बड़ा हमारा मौलिक अधिकार है।
कहीं पे भी हमारे किसी भी काम के लिए समान काम समान भत्ता का प्रावधान सुप्रीम कोर्ट ने अपने बहुत सारे जजमेंट में किया गया है। एक काम के लिए 2 वेतनमान नहीं हो सकता, चाहे वो अस्थायी रूप से हो या अस्थायी नियुक्ति हो। यहाँ पे जितने भी बहुत सारे मिल मालिक हैं या जो भी एम्प्लॉयर हैं जो कि एम्प्लॉय देते हैं लोगों को, जो कि काफ़ी नीचे तबके के से आते हैं, वहाँ पे उनका बड़ी ही चालाकी के साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जबकि उनको पता भी नहीं है इस चीज़ के बारे में कि उनको क्या क्या राइट या क्या क्या अधिकार उनको कानून देता है, कानून प्रावधान कर रखा है कानून में। लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के अंतर्गत लगभग 40 सेंट्रल एक्ट है जो कि लेबर के वेलफेयर के लिए या लेबर के एक्सप्लॉयटेशन को किस तरह से रोका जाए, लेबर के बेनिफिट के लिए उसमें सारे प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही 2013 में वुमेन सेक्सुअल हैरेसमेंट के अगेंस्ट में वर्क प्लेस में उनका हैरेसमेंट ना हो, इसके लिए एक कानून बनाया गया 2013 में, जहाँ पे कि उनको किसी भी तरह से उनका किसी भी तरीके से हैरेसमेंट ना हो, एक्सप्लॉयटेशन ना हो, इसके लिए। इसके साथ में ही कामकाजी महिलाओं को 6 महीने का मातृत्व अवकाश दिया जाता है, मैटरनिटी लीव जिसके कहते हैं। उसमें जो भी ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो भी महिलाएं कार्यरत है या जो काम काज करती हैं, अपने प्रेगनेंसी के दौरान 6 महीने का मातृत्व अवकाश ले सकती हैं। लेकिन ये प्रावधान हमारे देश में अनऑर्गेनाइज सेक्टर में जो काम काज कर रही हैं, जो घर में काम करने वाली महिलाएं हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में जो कि कॉन्ट्रैक्टर के अंदर में काम करती हैं, जो कि दुकानों में काम करती हैं, जो कि जनरल रिटेल शॉप में काम करती हैं, उनको इस तरह की सुविधाएं नहीं प्राप्त हैं। ये सारे कानून का सही ढंग से समुचित उपयोग नहीं होने के कारण ऐसा हो रहा है। उनकी अज्ञानता, अशिक्षा और उनकी जानकारी का अभाव होना भी जानकारी का अभाव होने के कारण भी उनका एक्सप्लॉयटेशन इस तरीके से होता है और हो रहा है। वो अपने अधिकार को लेकर के शिक्षित नहीं है, वो अपने अधिकार को लेकर के जागरूक नहीं है, जिनके कारण से उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं। तो अगर हम एक आकलन ले कि ये असंगठित क्षेत्र कितना बड़ा है, कितने आदमी इससे जुड़े हुए हैं, तो अगर हम आकलन ले तो करीबन 90 से 92% जो आदमी काम करते हैं ये असंगठित क्षेत्र में जुड़े हुए हैं। देयर इज नो सच पॉलिसी इन प्लेस for the migrant laborers, be it at the central level or be it at the state government level. ये जो लेबर फोर्स है, मैं फिर दोहराना चाहता हूँ कि इसकी प्रतिशत जो है 90% ऑफ द वर्क फोर्स है। तो ये स्थिति आज नहीं बना है। हमारी जिस तरह की इकोनॉमिक स्ट्रक्चर बने हैं, जो डिस्क्रिमिनेशंस जो है, जो डिफरेंसेस जो है, इम्बैलेंसेस जो है, उस इम्बैलेंस इसकी खास कारण है कि ये एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं। तो अगर हम देखें कि किस जगह से किस जगह जा रहे हैं, तो हम ज़्यादातर देखेंगे कि ईस्टर्न यूपी, मतलब पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा, असम, पश्चिम बंगाल, यहाँ से आदमी काम के लिए जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं दिल्ली जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, तमिलनाडु जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, आंध्र प्रदेश जा रहे हैं, केरला जा रहे हैं। क्योंकि स्थिति ऐसी थी कि काम नहीं था, काम चले गया था, काम बंद हो गया था। जहाँ जहाँ ये लोग काम करते थे वहाँ काम करने का स्थिति, काम चलाने का स्थिति, जो आदमी उनको काम दिए थे उनके रखने की स्थिति में वो नहीं थे। तो ये कहाँ जाए, ये इसको लौट के आना पड़ेगा। इसकी लौटने की कोई बंदोबस्त सरकार की ओर से नहीं था। तो अगर अब थोड़ा
जी पर जाए तो अब देखें वो गांव में भी गए लौट के, तो गांव में तो काम नहीं है। दूसरे शहर से आए, ये कोरोना लेके आए, ये डर भी इनके अंदर थे। और थर्ड जो था, अगर ये लौट के जाएं तो जिस काम की जगह से वो लौट के आए हैं वो काम दोबारा शुरू होने के बाद ही उनको कुछ सहारा मिल सकता है, उनकी फिर बुलावा आ सकता है। सरकार ने उनकी जैसे चावल दे दिए, गेहूं दे दिए, और भी कुछ साधन जो खाने की साधन है वो उनके तक पहुंचा दिए। इसमें कोई दौरा ही नहीं है, कोई संदेह नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो, तो डिफरेंट स्कीम्स। लेकिन इनकी जो आर्थिक स्थितियां है, इनकी जो अनिश्चित जिंदगी है, उस पे कोई खास तब्दीली इसमें आया नहीं। मैं एक्चुअली रोहिणी चिसोपानी कोरसियांग से हूँ और ये जगह डिस्ट्रिक्ट दार्जिलिंग में है। और मैं यहाँ पे सिलीगुड़ी में 2016 में आई थी और 2016 में कुछ काम करने के लिए आई थी, पर कुछ जॉब नहीं मिल रहा था, तो इसलिए मैं रिटर्न हो गई। उसके बाद फिर 2018 में आई और गुरु में काम किया था। उसके बाद फिर यहाँ पे 2019 में यहाँ पे आई थी। मैं नेपाल से हूँ, नेपाल काकरबिटा से। और 2013 में मैं सिलीगुड़ी आई। एक्चुअल में मैं नेपाल में एक प्राइवेट जॉब करती थी, वहाँ पे बैंक में करती थी। तो वहाँ पे क्या हुआ, लास्ट में 1-2 साल करने के बाद वहाँ पे फ्रॉड हुआ। तो फ्रॉड होने के बाद मुझे ऐसे ही काम बिना काम बैठा, मतलब घर में बैठी थी। तो यहाँ पे मेरा रिलेटिव्स है सिलीगुड़ी में, तो उनका थ्रू से मैंने सैलून लाइन में आया। यहाँ पे आके ट्रेनिंग किया, ब्यूटिशियन का ट्रेनिंग किया। जब मैं क्लास 11 में था तो मेरा नशा का आदत लग गया था। फिर जब मैं वहाँ से 12 आया, 12 करने के बाद दोस्तों के साथ मैं नशा करने लगा था। नशा करते 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 फिर मैंने ओवरडोज होने के कारण मैं मेडिकल में भी एडमिट हुआ था। 2-3 मेडिकल ने बोल दिया था कि आई एम डेड, मैं नहीं बचूँगा। फिर उसके बाद मुझे जब मेडिकल में लेके गया तो वहाँ पे मेरा ट्रीटमेंट हुआ। ट्रीटमेंट होने के बाद मैं जब अच्छा हुआ तो फिर जब घर आया, घर आने के बाद मेरा 3 महीना का बेड रेस्ट था। बेड रेस्ट के बाद मुझे मामा ने बोला कि दुकान में आओ काम करने के लिए। फिर मैंने यहाँ से अपना लाइफ जर्नी शुरू किया। एक्चुअली यहाँ पे कोई लीगल एग्रीमेंट नहीं होता है। एक दिन यहाँ पे सर बुलाते हैं इंटरव्यू के लिए, तो एक दिन पूरा दिन यहाँ पे रहना पड़ता है, क्या करते हैं क्या नहीं करते। उसके बाद सर डिसाइड करते हैं किसको रखना है या किसको नहीं रखना है, वही डिसाइड करेंगे सर ही। और छुट्टियाँ आपकी जब आप खुद से मांगते हैं तब वो पेड लीव होती है? जी, छुट्टी का पैसा मिल जाता है पर हम छुट्टी नहीं करते हैं।
हम तो 30 दिन काम करते हैं। आपको काम करना यहाँ पे इतना अच्छा लगता है? वहाँ पर बहुत अच्छा लगता है। ये कुछ भी प्रॉब्लम होने से हम लोग खुद ही सॉल्व कर यहाँ पे करते हैं। जहाँ पे भी मैंने किया है खुद ही सॉल्व किया है। डायरेक्ट जाके ऑनर से बात करके मैंने सॉल्व किया है। कहीं पे भी यूनियन ट्रेड यूनियन का कुछ मुझे नहीं पता, यहाँ पे नहीं है। दादा, आप खुद एक वर्कर थे, आप अभी आप मालिक बने हैं या फिर स्पिरिट में वर्कर ही है, ये बताइए। मैं नहीं वर्कर ही हूँ अभी, मालिक को सिर्फ नाम के लिए। मैं वर्कर का साथ काम करता हूँ और बहुत पसंद, बहुत इंटरेस्ट से काम होता है कि वो लोग के साथ मैं काम करता हूँ, क्योंकि जब भी वो लोग काम करते हैं मेरा फीलिंग होता है मैं भी वहाँ पर हूँ। ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ऑनर हूँ या मालिक हूँ, नहीं होना चाहिए। ये फीलिंग आना भी नहीं चाहिए, स्पेशल वो लोगों के लिए जो लोग वर्कर होकर मालिक बने हैं। पहले से तो बहुत ही अच्छा हूँ, खुश हूँ, अच्छा से काम करता हूँ। कुछ आदमी जानते हैं मुझे मेरे नाम से, मैं एक अच्छा हेयर ड्रेसर हूँ, उसके नाम से मुझे जानते हैं। डरना तो नहीं चाहिए, क्योंकि अभी तो यंग है, अभी लेंगे, अगर डूबते भी फिर से उगेंगे। अभी चांस है उगने का, आपको उगना चाहिए और रिस्क लेना चाहिए। बिना रिस्क का कोई काम होता भी नहीं। मगर ऐसा है कि सोचे नहीं, नेगेटिव ना सोचें, हमेशा पॉजिटिव सोचे कि हम आगे बढ़ेंगे और करना है मेरे को, ये फीलिंग रखें। इंशाल्लाह आगे जरूर बढ़ते हैं लोग। कर ऐसा है कि अगर मैं दीवाल हूँ तो उस दीवाल का वो लोग ईंटा है मेरे लिए, एक एक ईंटा है। किसी को भी कमज़ोर नहीं होना चाहिए, क्योंकि मैं भी वहाँ पर एक टाइम में वर्कर था, काम कर रहा था। वर्कर मेरे फैमिली मेम्बर से भी बढ़कर है, जो भी तकलीफ होता है मैं देखता हूँ। उस अंग से धरती को छूते हैं हम, वह अंग नहीं तो जिंदगी मुकम्मल नहीं। वह हमारे अभिन्न अंग है, हर उड़ान की पहचान वही है।